ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आज मैं आपको पहले तो ये टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम इसके रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। अब देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, किसे बोला जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, इफ़ यहाँ आपको बोला जा रहा है, 1 सेकेंड, इफ़ x and y are two quantities which are linked with each other directly, then we can say that x proportional to y। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, अगर x और y आपके पास कोई दो क्वांटिटीज़ हैं विच आर लिंक्ड विद ईच अदर डायरेक्टली, ये दोनों आपस में डायरेक्टली लिंक हैं। अब डायरेक्टली लिंक का मतलब क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी तो वहाँ पर दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगी। तो आप क्या बोलते हो ऐसे, अभी इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक तो क्या याद रखना है, मेनली ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। कोई भी दो क्वांटिटीज़ का कंपेयर करते हैं, जब भी आपके पास कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है, हमेशा आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फॉर्मूला कौन सा लगना है, x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। तो जब भी कोई दो क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली लिंक होगी, देन वी कैन से दैट x प्रोपोर्शनल टू y। प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो वहाँ हमें मिला x इज इक्वल टू के वाई, और k की वैल्यू आ गई x बाय वाई। तो देखो ये आपको फॉर्मूला यहीं से x बाय वाई कांस्टेंट के इक्वल है, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलता है कि सभी के सभी कांस्टेंट के इक्वल होंगे, चाहे वो x1 बाय y1 हो या x2 बाय y2 हो। अभी आप इसके क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आप सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला अपने माइंड में रखें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कोई भी सम होगा तो हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। अभी मैं आपको हिंट दूंगा कि कैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमने लगाना है। यहाँ देखो बेटा, अब हमने जैसे चेक करना है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन, तो आप स्टेटमेंट पढ़कर इसको अच्छे से चेक करेंगे। पहले तो देखो बेटा स्टेटमेंट पढ़े ध्यान से, क्या दिया है आपको, एन इलेक्ट्रिक पोल 7 मीटर हाई कास्ट ए शेडो ऑफ 5 मीटर। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल मतलब एक बिजली का खंबा है जिसकी हाइट है 7 मीटर। इट कास्ट ए शेडो ऑफ 5 मीटर। अब इसकी जो परछाई बनती है वो बनती है 5 मीटर की। फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री दैट कास्ट ए शेडो ऑफ 10 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। अब आपने एक ट्री की हाइट फाइंड करनी है जो कि 10 मीटर की शेडो बनाता है इसी सेम कंडीशन में। अब देखो बेटा, हम कैसे कहेंगे कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होगा। अब आपको पता है जब किसी पर्सन की हाइट बढ़ती है तो उसकी शेडो भी बढ़ती है। शेडो का मतलब होता है परछाई, शेडो का मतलब क्या होता है, परछाई। अब आपके घर में मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चा जिसकी हाइट कम है और एक बच्चा जिसकी हाइट ज़्यादा है। दैट मीन्स अगर वो बच्चे की हाइट कम है तो उसकी शेडो की हाइट भी कम बनेगी, और अगर किसी बच्चे की हाइट ज़्यादा है तो उसकी शेडो की हाइट भी ज़्यादा बनेगी। शेडो का मतलब होता है परछाई। अब इसी तरह से आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास,
इसमें एक ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक पोल, बिजली का खंभा, और दूसरा ऑब्जेक्ट है आपके पास ट्री। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक पोल की हाइट आपको 7 मीटर दी है तो उसकी शेडो कितनी बनती है? 5 मीटर की। और आपको दूसरी तरफ क्या बताना है? आपको ट्री की हाइट बतानी है, और ट्री की जो शेडो है उसकी हाइट आपको दी है 10 मीटर। अब देखो, हमने यहाँ पे ट्री की हाइट बतानी है। अब बेटा देखो, नॉर्मल सी बात है, जब इलेक्ट्रिक पोल की शेडो 5 मीटर है तो उसकी हाइट हमें इलेक्ट्रिक पोल से ज़्यादा मिल रही है 7 मीटर। अब ट्री की जो शेडो है उसकी हाइट ही आपको 10 मीटर दे दी, दैट मीन्स ट्री की हाइट भी ज़्यादा होगी। आपको ये क्वेश्चन कैसे पता लगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है कि अगर, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल की हाइट 7 मीटर है तो उसकी शेडो भी 5 मीटर आपको मिली। और अगर हम ट्री की हाइट और बढ़ा दें तो दैट मीन्स ट्री की, अब यहाँ पे देखो ट्री की जो शेडो की हाइट है वो आपको 10 मीटर मिल रही है, और जो इलेक्ट्रिक पोल की शेडो की हाइट है वो आपको 5 मीटर मिल रही है। तो मैं आपसे पूछूं, दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा होगा? जिसकी शेडो की हाइट बढ़ी, दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट की हाइट भी बढ़ी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल की शेडो आपको मिली है 5 मीटर की, और इलेक्ट्रिक पोल की हाइट मिली है 7 मीटर की। देखो, जो इलेक्ट्रिक पोल की शेडो की हाइट है वो है 5 मीटर, और इलेक्ट्रिक पोल की हाइट है आपके पास 7 मीटर, और ट्री की जो शेडो की हाइट है वो आपके पास है 10 मीटर, यानी कि ट्री की हाइट हमें और भी ज़्यादा बड़ी मिलेगी। दैट मीन्स ये है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। सो वी नो दैट इफ हाइट ऑफ पोल increases then length of shadow will also increases in the same proportion। इसी तरह से अगर हम कहें कि ट्री की शेडो की हाइट बढ़ रही है तो यहाँ पे ट्री की हाइट भी बढ़ेगी। सो इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि आप जानते हो अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ती है तो उसकी शेडो की हाइट भी बढ़ती है, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट कम होती है तो उसकी शेडो की हाइट भी कम होती है। तो हम ये अपने माइंड में ही कैलकुलेट करके चलेंगे। तो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो पहले इसकी आपने टेबल बनानी है इस तरह से बेटा। टेबल में ये जैसे लेफ्ट वाला पार्ट होता है, इधर आप लिखते हो x1 को, और राइट वाले पार्ट में लिखते हो y1 को, और नीचे वाला जो ब्लॉक है जहाँ मैंने x लिखा हुआ है दैट मीन्स ये है आपका x2, और जो 10 है ये आपका क्या बन जाएगा? y2। हमने क्या करना है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला भी हमने किया था, विच इज़ x1 y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। तो आपको ये टेबल में हमने क्या पुट किया, जैसे पोल और ट्री हमने लिखे हैं। जो पोल की हाइट है 7 मीटर दैट इज़ x1, जो पोल की शेडो की हाइट है दैट इज़ y1, जो ट्री की शेडो की हाइट है दैट मीन जो ट्री की हाइट है वो आपको निकालनी है, उसको हमने x मान लिया, और जो शेडो की हाइट है ट्री की वो है 10 मीटर। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x1 और लेफ़्ट में y1, फिर है x2 लेफ़्ट में y2। फॉर्मूला हमने पुट किया। देखो x1 बाय y1 का मतलब क्या है? x1 शो कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल की हाइट अपॉन में इलेक्ट्रिक पोल की शेडो की हाइट, और इज इक्वल टू में x2 बाई y2। ये किसको शो कर रहा है? जो x2 बाई y2 है ये शो करेगा ट्री की हाइट अपॉन में ट्री की शेडो की हाइट, यानी कि x1 यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ऑब्जेक्ट की हाइट को, और y यहाँ पे क्या शो कर रहा है? उसकी शेडो की हाइट को। दोनों केस में x1 बाई y1 का मतलब क्या हो गया? x1 बाई y1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है? x2 बाई y2 के इक्वल। x1 बाई y1 हम किसको लेके चल रहे हैं? दैट मीन्स ट्री की इलेक्ट्रिक पोल की हाइट बाय में इलेक्ट्रिक पोल की शेडो की हाइट, और x2 बाई y2 में हम किसको लेके चल रहे हैं? ट्री की हाइट अपॉन में ट्री की शेडो की हाइट। दैट मीन्स x2 आप किसको मान रहे हो? ट्री की हाइट को। वो हमने टेबल में x लेट कर लिया। सो यहाँ पे देखो x कैसे निकलेगा, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो आपको क्या मिलता है यहाँ पे
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको मिलेगा 7 × 10 = 5x। सो x आ जाएगा आपके पास 70/5 विच इज़ इक्वल टू 14। सो आपको यहाँ मिला 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनवर्स प्रोपोर्शन हम देखो किसको बोलते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सामने दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सामने दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। अभी हम इसके भी क्वेश्चन को समझेंगे, तो आइए पहले हम बात करते हैं इसकी। क्या दिया है आपको, द वैल्यू इज सेड टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन वन वैल्यू इंक्रीजेस एंड द अदर वैल्यू डिक्रीजेस। कि हम उस वैल्यू को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब कहते हैं, जब एक वैल्यू इंक्रीज हो रही हो और दूसरी क्वांटिटी या दूसरी वैल्यू डिक्रीज होती हो। जैसे वी नो दैट मोर वर्कर्स ऑन ए जॉब वुड रिड्यूस द टाइम टू कंप्लीट द टास्क। अगर हम किसी भी जॉब पर जितने ज़्यादा वर्कर्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा वर्कर्स उस वर्क को जल्दी से फिनिश कर देंगे। अब किसी भी जॉब पे अगर आप कम वर्कर्स को लगाते हो तो दैट मीन्स वो कम वर्कर्स उस काम को करने में ज़्यादा दिन लेंगे। अगर हम देखो किसी स्कूल की ही बात कर लेते हैं, स्कूल का एग्जाम्पल लिया, अगर स्कूल में ज़्यादा टीचर्स होंगे तो वहाँ पे वर्क जल्दी फिनिश होगा। अब जिस स्कूल में कम टीचर्स होंगे तो उनको ज़्यादा दिन लग जाएंगे वर्क को फिनिश करने में। तो ये क्वेश्चन जो बनते हैं इस तरह के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के। अब देखो एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो किसी का घर बनता है। अब किसी के घर बनने में अगर आप घर में ज़्यादा मजदूर लगाओगे, ज़्यादा वर्कर्स लगाओगे, दैट मीन्स घर जल्दी बनेगा। और अगर आप कम मजदूर लगाओगे, कम वर्कर्स लगाओगे, दैट मीन्स वो ज़्यादा टाइम लेंगे। दैट मीन्स अगर एक चीज़ आप कम लेके चल रहे हो तो वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। अगर आप मजदूरों को, वर्कर्स को ज़्यादा लेके चल रहे हो तो वो कम टाइम ले रहे हैं। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो आपको देखो दे रखे है, वी नो दैट इफ़ मोर वर्कर्स ऑन ए जॉब, अगर किसी जॉब पर ज़्यादा वर्कर्स होंगे देन वुड रिड्यूस द टाइम टू कंप्लीट द टास्क। अगर किसी जॉब पर ज़्यादा वर्कर होंगे तो उनका टाइम कम लगेगा टास्क को कंप्लीट करने में। सो लेट एक्स वर्कर्स कंप्लीट द वाई टास्क इन सेम डेज। हमने माना जो एक्स वर्कर्स हैं तो वाई टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ आ जाता है एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ। इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको फॉर्मूला क्या पुट करना है, आपको ये तो आपका थोड़ा बड़ी क्लास के लिए है, बट आपको सिर्फ फॉर्मूला जो याद करना है वो आप याद करिए। देखिए बेटा, फॉर्मूला आपको क्या याद करना है, वो है x1 बाई y1, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है इनवर्स प्रोपोर्शन का, आपको सिर्फ क्या फॉर्मूला याद रखना है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फॉर्मूला लिया था x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। अब x1 बाय y1 मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया है कि जैसे इलेक्ट्रिक पोल की हाइट दे रखी है और इलेक्ट्रिक पोल की शैडो की हाइट दे रखी है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को x1 मानो, उसकी शैडो की हाइट को y1 मानो, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो हमने ट्री लिया था, ऑब्जेक्ट की हाइट को x2 मानो और उसकी शैडो की हाइट को y2 मानो। और ये फॉर्मूला हमने लगा दिया x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। ये हमने किया था पिछले क्वेश्चन में जो था आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। और इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है आपका, हमने क्या फॉर्मूला लगाना है इनवर्स प्रोपोर्शन में, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अब बेटा आप क्या लेके चलोगे, x1 y1 और x2 y2, ये मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जैसे कोई काम करना है वर्कर्स ने, तो वर्कर्स को x1 मान लो, जितने डेज में वो काम फिनिश करेंगे उसको y1 मान लो, और जो आपको दूसरा सेट दे रखा होगा दूसरे वाले वर्कर्स को x2 मान लो और उनके काम करने के डेज को y2 मान लो। यानी कि
नंबर ऑफ वर्कर्स को आप x लेके चलोगे और नंबर ऑफ डेज को आप y लेके चलोगे। आइए देखते हैं इस तरह का कोई क्वेश्चन। हाँ चलो, वर्कर्स वाला क्वेश्चन तो नहीं आया, अभी हम इसको चेक करेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट का या इनवर्स का। बेटा कुछ क्वेश्चन आपको मैं खुद से ट्राई करने के लिए भी दूंगा, आप इस एक्सरसाइज में से कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। 4.5 ग्राम ऑफ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन्स 3.5 ग्राम ऑफ कॉपर। लाइन का मीनिंग समझिए। अच्छा, एलॉय हम किसको बोलते हैं? अब मैं साइंस का भी टीचर हूँ तो मेरे को एलॉय पता है। एलॉय इज़ ए मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल, या फिर मेटल और नॉन मेटल। एलॉय हम किसको बोलते हैं? या तो मेटल्स के मिक्सचर को एलॉय बोला जाता है, या फिर मेटल के अंदर कुछ प्रोपोर्शन हम नॉन मेटल का भी ऐड कर कर एलॉय बना सकते हैं। अब आपको एक तरह से ये याद रखना है, एलॉय तो आप पूरे मिक्सचर को बोल रहे हो, और जो है मिक्सचर ऑफ मेटल को तो एलॉय बोलोगे, बस ये याद रखना, ठीक है। अब आपको दिया 4.5 ग्राम ऑफ एलॉय, किस किस से मिलकर बना है? वो बना है कॉपर से और जिंक से। अब उस एलॉय के अंदर कॉपर कितना प्रेजेंट है? दैट इज 3.5 ग्राम ऑफ कॉपर। व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल देयर बी इन 18.9 ग्राम ऑफ एलॉय? देखो बेटा ध्यान से बिल्कुल, अगर एलॉय में कॉपर और जिंक ज़्यादा होंगे तो एलॉय का मास ज़्यादा होगा। अगर उसमें, अब देखो जिंक की तो चलो ये बात ही नहीं कर रहे, आपको बस वैसे ही बता दिया कि जो एलॉय बना है वो कॉपर और जिंक की हेल्प से बना है। बट वो आपको कह रहा है कि एलॉय का मास या फिर एलॉय का जो वेट है वो है आपका 4.5 ग्राम। कब है 4.5 ग्राम? जब उसमें कॉपर आप लेके चलते हो 3.5 ग्राम। अगर हम कॉपर को कितना डालेंगे? 3.5 ग्राम डालते हैं तो एलॉय का वेट बन जाता है 4.5 ग्राम। और अगर एलॉय का वेट आपके पास हो 18.9 ग्राम, तो व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल बी देयर? देखो बेटा नॉर्मल सी बात है, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। क्यों है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का? क्योंकि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो सामने वाली क्वांटिटी भी तो बढ़ रही है ना। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप एलॉय का मास आपका 4.5 ग्राम है तो कॉपर उसमें कितना प्रेजेंट है? 3.5 ग्राम। अगर एलॉय का मास हम ले ले 18.9 ग्राम, अब बेटा आप बताओ 4.5 ग्राम वाला एलॉय भारी होगा या फिर 18.9 ग्राम वाला? 18.9 ग्राम वाला। दैट मीन्स यहाँ पे एलॉय का मास बढ़ रहा है तो कॉपर का मास भी उसके अंदर बढ़ेगा, या फिर जो कॉपर का वेट है वो भी उसके अंदर बढ़ेगा, ठीक है। एलॉय जो है वो मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। अगर एलॉय का वेट आप कितना ले रहे हो? 4.5 ग्राम, तो उसके अंदर कॉपर कितना है? 3.5 ग्राम। अगर एलॉय का वेट हम कर देंगे 18.9 ग्राम, तो उसके अंदर कार्बन का अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगा, कॉपर का वेट भी उसमें ज़्यादा हो जाएगा, और कॉपर का वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे एलॉय के वेट पे। दैट मीन्स ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। सो देखो पहले मैंने क्या लिखा है, एलॉय इज़ ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा उसमें आपने फॉर्मूला लगाना है x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हमने बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फॉर्मूला लगाना है x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। अब देखो आप x1 y1 किसको लेके चलोगे? x1 में लेके चलो कॉपर का वेट, और y1 में लेके चलो उसके एलॉय का वेट। ऐसे ही दूसरी जगह भी x2 में लेके चलो कॉपर का वेट जो आपको निकालना है, और y2 में लेके चलो उसके एलॉय का वेट, यानी कि ऑब्जेक्ट का वेट, और डिवाइड में उसके एलॉय का वेट। आपने दोनों जगह यही फॉर्मूला लगाना है। जैसे
x1 ले लेंगे हम कॉपर के वेट को, जो आपको दिया है 3.5 ग्राम। अगर आप कॉपर का वेट लेके चलोगे 3.5 तो उसके एलओए का वेट क्या बनेगा 4.5। और दूसरी जगह है x2 बाय y2। x2 आपको निकालना है क्योंकि दूसरी बार आपको कॉपर का वेट पूछा गया है और उसके एलओए का वेट y2 कितना दिया है 18.9 ग्राम। तो देखो कैसे हम सोल्व करते हैं इसको। वी नो दैट, देखो बेटा ध्यान से बिल्कुल 2 से 3 टाइम्स आप वीडियो को देखेंगे तब जाके आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, क्योंकि थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है ये। इफ़ वेट ऑफ एलओए इंक्रीजेज देन वेट ऑफ कॉपर आल्सो इंक्रीजेज। अगर आप एलओए का वेट बढ़ा दोगे तो उसके अंदर के कॉपर का वेट भी बढ़ जाएगा। सो इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो देखो हमने क्या किया, वेट ऑफ एलओए अगर आपको दिया है 4.5 ग्राम तो उसके अंदर वेट ऑफ कॉपर कितना लेना है 3.5 ग्राम। तो हम ऐसे लेके चल रहे हैं, यहाँ पे एलओए के वेट को हमने x1 ले लिया तो उसके बदले में वेट ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा y1। अगर आप वेट ऑफ एलओए को 18.9 ग्राम लेके चलते हो तो वेट ऑफ कॉपर आपको निकालना है। देखो जो मैंने अभी पिछला मेथड बताया था उससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है। यानी कि अब हम एलओए का वेट लेके चल रहे हैं x में और कॉपर का वेट लेके चल रहे हैं y में। सो आपने x1 में क्या ले लिया, उसके एलओए का वेट, और y1 में क्या आ जाएगा कॉपर का वेट। ऐसे ही x2 में क्या आ गया एलओए का वेट और y2 में क्या आ जाएगा कॉपर का वेट, जो आपको निकालना है। देखो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया था अगर एलओए का वेट है 4.5 ग्राम तो उसके अंदर कॉपर पाया जाएगा 3.5 ग्राम। अगर एलओए का वेट है 18.9 ग्राम तो उसके अंदर कॉपर कितना होगा, ये आपको बताना है। सो आपने फॉर्मूला लगाया x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। सबकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, देखिए क्या आएगा कैलकुलेशन करके। सो यहाँ पे आ गया 4.5 बाय में 3.5 इज इक्वल टू 18.9 बाय में x, ये हमने लिखा। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की इनके बीच में। सो 4.5 के साथ मल्टीप्लाई में x चला गया और 18.9 के साथ मल्टीप्लाई में 3.5 आ गया। अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5 यहाँ न्यूमरेटर में है मल्टीप्लाई में, सो राइट साइड में जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखो इधर 3.5 में भी पॉइंट के बाद एक टर्म है और 4.5 में भी पॉइंट के बाद एक टर्म है। सो यहाँ पॉइंट से पॉइंट को कट कर सकते हो। सो ऊपर क्या क्या बचा 18.9 इंटू 35 अपॉन में 45। अब 18.9 का पॉइंट हटाकर अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो नीचे आएगा 10। ये आपको मिला 189 बाई 10 इंटू 35 बाई 45। तो आप जब इनको कट करेंगे तो आपको मिलेगा 147 बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 14.7 ग्राम। सो x की वैल्यू जो आपका वेट ऑफ कॉपर है x है वो कितना मिला 14.7 ग्राम। ओके बेटा। 25 बैग्स, देखो बेटा क्या क्वेश्चन है आपका। 25 बैग्स ऑफ व्हीट ईच वेइंग 50 किलोग्राम कॉस्ट रुपीज़ 10,000। हमारे पास अनाज के 25 बैग हैं जिसमें हर एक बैग का वेट कितना है 50 किलोग्राम और उसकी कॉस्ट दी है आपको 10,000। तो बेटा देखो दो क्वांटिटीज़ दी गई है, एक तो वेट की बात हो रही है, एक उसके कॉस्ट की बात हो रही है। बैग्स का वेट निकाल लो टोटल और बैग की कॉस्ट पता कर लो। दैट मीन्स कॉस्ट तो चली जाएगी y में और बैग का वेट किस में चला जाएगा x में। यानी कि जो 25 बैग्स हैं हर एक बैग कितना कितना है 50-50 किलोग्राम का और टोटल कॉस्ट कितनी है उन 25 बैग्स की, वो आपको दी है 10,000 रुपीज़। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वेट कितना निकलेगा बैग्स का, देखो एक बैग का वेट कितना दिया है 50 kg, तो 25 बैग्स का वेट कैसे निकलेगा 25 इंटू 50 करके। देखो मैंने करके भी दिखाया आपको। वेट ऑफ 1 बैग दिया है आपको 50 kg, सो वेट ऑफ 25 बैग्स कैसे निकलेगा 25 इंटू 50 दैट मीन्स 1250 kg।
अब अगर आपके पास टोटल वेट 1250 kg है तो उसकी कॉस्ट आपको दी है ₹10,000 एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 बैग्स ऑफ व्हीट ईच ऑफ वेइंग 40 किलोग्राम। अब आपको 35 और बैग्स का वेट निकालना है जिसमें हर एक बैग आपका है 40 किलोग्राम। तो बेटा जैसे यहाँ पे आपने टोटल वेट निकाला, नंबर ऑफ बैग्स को मल्टीप्लाई किया 1 बैग के वेट से, तो यहाँ भी नंबर ऑफ बैग्स है आपके पास 35 और एक बैग का वेट है 40 किलोग्राम। तो आप यहाँ से बैग्स का वेट निकाल सकते हैं। टोटल वेट कितना निकलेगा बैग्स का, वो आ जाएगा 35 × 40 और आपको उन बैग्स की कॉस्ट बतानी है। तो देखो बेटा, वेट को आप x लेके चलो और कॉस्ट को आप y लेके चलो। अब मैं आपसे ये कहूँगा ना कि अगर बैग्स का वेट बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, अगर बैग का वेट कम होगा तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि कॉस्ट यहाँ किसके हिसाब से मिल रही है आपको, वेट के हिसाब से। सो ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है। फॉर्मूला आ जाएगा x1/y1 = x2/y2। तो देखो आगे हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, वेट ऑफ 1 बैग कितना है जो आपको सेकंड सीरीज़ दी थी, उसकी सेकंड सीरीज़ में आपको दिया है वेट ऑफ 1 बैग है आपके पास 40 kg, तो वेट ऑफ 35 बैग्स कितना आ जाएगा 1400 kg। तो आपने इस टोटल वेट की कॉस्ट निकालनी है, आपने इस टोटल वेट की कॉस्ट निकालनी है। सो मैंने वेट ऑफ बैग को क्या लिखा एक लाइन में और कॉस्ट ऑफ बैग को लिखा दूसरी लाइन में। अगर मेरे पास बैग्स का टोटल वेस्ट कितना बन रहा था 1250 किलोग्राम, तो उसकी कॉस्ट आई थी मेरे पास 10,000 रुपीज़। ये हमने अभी पीछे देखा। अगर आपके पास वेट बनता है 1250, थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को आप देख सकते हैं, 25 को मैंने जो मल्टीप्लाई किया था 50 से, टोटल वेट निकला था वहाँ पे, और उस टोटल वेट की कॉस्ट आपको दे रखी थी 10,000 रुपीज़। कि आपके पास अगर टोटल वेट है 1250 किलोग्राम तो उसकी कॉस्ट आती है 10,000 रुपीज़। और यहाँ आपके पास टोटल वेट कितना बनता है 1400 किलोग्राम, तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है वो हमने निकालनी है। तो उसको x मान लिया, x रुपीज़। तो देखो बेटा, ये जो वेट वाली लाइन है इसमें क्या बनेगा x1 x2, और कॉस्ट वाली लाइन में क्या बनेगा y1, और नीचे आ जाएगा y2। हम किसको मानेंगे x को, यहाँ पे y2 आपको निकालना है, तो y2 की जगह हमने क्या मान लिया x। देखो वेट वाली लाइन को x मान लिया और कॉस्ट वाली लाइन को y मान लिया। तो वेट वाली लाइन में 1250 हो जाएगा x1 और 1400 हो जाएगा x2, कॉस्ट हो जाएगी 10,000 हो जाएगी y1, और जो कॉस्ट निकालनी है वो हो जाएगी y2, वो आपको निकालनी है तो उसको एक्सलेट कर लिया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। तो दोबारा से वही फॉर्मूला x1/y1 = x2/y2। तो देखो बेटा, x1/y1 यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, x1/y1 डिनोट कर रहा है टोटल वेट ऑफ बैग अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ बैग = यहाँ भी टोटल वेट ऑफ बैग अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ बैग जो आपको निकालनी है। 1400 किलोग्राम जो वेट है उसकी कॉस्ट आपको निकालनी है, उसकी कॉस्ट हमने नीचे लिखी। सो इसको कैसे निकालेंगे, कैपिटल X है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो इसको सोल्व करके 1400 किलोग्राम वेट की कॉस्ट क्या आ जाएगी ₹11,200। तो बेटा इतने क्वेश्चन हैं, बाकी के क्वेश्चन भी ट्राई कीजिएगा। जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। आप पिक भेज देना मुझे क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो आप उसकी पिक सेंड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। क्वेश्चन आंसर सब ने करने हैं फेयर नोटबुक में, और कुछ क्वेश्चन जो मैंने स्किप किए हैं वो आपको ट्राई करने हैं खुद से। जो डाउट्स होंगे वो आपको लेने हैं। बाय बाय बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।